और अगर न्याय ही चाहिए तो कानून की शरण में आइए। भारत के संविधान में हर गरीब से गरीब व्यक्ति और हर पीड़ित से पीड़ित व्यक्ति की न्याय की सुविधा है। न्याय मिलेगा, मगर मालूम है न्याय में सजा ही मिलने वाली है, इसलिए आप देश के बाहर भाग जाओगे और ट्रायल नहीं चलेगा। ऐसा अब नहीं चलेगा, इसको भी हमने यहां पर डाला है। मान्यवर, अंडर ट्रायल कैदी के लिए 1/3 कारावास काट चुका है, तो इसकी जमानत का हमने प्रोविजन कर दिया है। और जहां विचाराधीन कैदी है और गंभीर गुना है, वहां आधे पर इसका अधिकार बनाया है। नई विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को लेकर आए हैं। हर राज्य ने इसको घोषित करना पड़ेगा और घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी हमने प्रावधान मान्यवर इसके अंदर किया है। सजा की माफी को भी हमने तर्कसंगत बनाने का प्रयास। मृत्यु की सजा है तो ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास हो सकता है, इसके नीचे माफी नहीं हो सकती। आजीवन कारावास है तो 7 साल की अवधि तक ही सजा भोगनी ही पड़ेगी, और 7 वर्ष या उससे अधिक सजा है तो कम से कम 3 साल जेल में रहना पड़ेगा। कोई जेल में गया और अपने रसूख का उपयोग कर 1 साल में कितना भी गंभीर गुनाह हो बाहर आ जाएगा, ऐसा अब नहीं होगा। इसको हमने सुनिश्चित कानून के अंदर भी कर दिया है। अपराध की आय, अगर आर्थिक अपराधी है और अपराध से आय कर संपत्ति जब्त की है तो उसको भी अब न्यायालय राज्य साथ करेगा, उसको ही हराजी कर उसको राज्य के खजाने में डाल दिया जाएगा। और संपत्तियों के निपटान के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हम सब लोग सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता हैं, अनेक स्तर पर राजनीति में काम करते करते आए हैं, सैकड़ों बार पुलिस थाने गए होंगे। माने वो बाहर आप जाएंगे तो चोरी की हुई ऑटो पड़ी होती है, ढेर सारी साइकिलें पड़ी होती है, शराब का ट्रांसपोर्टेशन करने वाला टेम्पो पड़ा होता है, और वो टेम्पो का तो कई बार हमसे ज्यादा आयुष्य होता है। 1950 में पकड़ा, मगर केस पड़ा रहा है तो पूरा एक बड़ा मैदान पुलिस स्टेशन का परेड का इसी संपत्तियों से लिप्त हो जाता है। माने, और हमने कह दिया है कि देश के पुलिस स्टेशनों में बड़ी संख्या में जो संपत्तियां पड़ी है, अदालत के मजिस्ट्रेट को इसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर अदालत की सहमति से 30 दिनों के भीतर भी इसको बेच दिया जाएगा, हराजी कर दी जाएगी और पैसे कोर्ट केस के अधीन, तो सारे पुलिस स्टेशन साफ हो जाएंगे। तकलीफ तो होगी कुछ लोगों को, मगर उसका रास्ता मेरे पास नहीं है मान्यवर। कब तक 20-20 साल तक, और वो व्हीकल भी किसी के उपयोग का नहीं रहता, वो मालिक को वापिस भी मिल जाए तो कोई इसका फायदा न उठा पाए। इस तरह से हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ढेर सारे बदलाव किए मान्यवर। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हमने दस्तावेज की परिभाषा में शामिल कर दिया है। अब किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेज माना जाएगा। पेन ड्राइव के अंदर चार्जशीट दिया जाएगा, पेन ड्राइव के अंदर कोर्ट को भी चार्जशीट दिया जाएगा, पेन ड्राइव के अंदर विक्टिम को भी दिया जाएगा, लॉयर्स को। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त बयान साक्ष्य की परिभाषा में शामिल कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मानने के लिए अधिक मानक जोड़े गए हैं और इसकी उचित कस्टडी, स्टोरेज, ट्रांसमिशन और ब्रॉडकास्ट, इसके लिए भी कानूनी जामा पहनाकर एक प्रक्रिया सुनिश्चित कर दी गई है। मान्यवर, दस्तावेजों की जांच करने के लिए मौखिक और लिखित स्वीकारोक्ति के लिए एक कुशल व्यक्ति के साक्ष्य को शामिल करने का हमने कंपलसरी किया है। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की कानूनी स्वीकार्यता अब पहली बार कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जमा करने के लिए प्रमाण पत्रों को भी अनुसूची में जोड़ दिया गया है। मान्यवर, इसके लिए हमने ढेर सारी भय स्थानों के लिए भी बड़ी एक्सरसाइज की। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साइबर क्राइम के एक्सपर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक मामलों के एक्सपर्ट्स, बीपीआरएनडी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम ने महीनों तक काम कर कुछ अनुभवी न्यायाधीशों से भी परामर्श कर इस पूरी प्रक्रिया को चिन्हित कर दिया गया। माननीय, मैं इतना सुनिश्चित कह सकता हूं कि जब इसका संपूर्ण अमल देश के हर थाने में हो जाएगा, मान्यवर, हमारी न्यायिक प्रक्रिया
दुनिया में सबसे आधुनिक में आधुनिक न्यायिक प्रक्रिया भारत में। मान्यवर इसका पूरा प्रोविजन इसके अंदर किया है, उसको भी पुलिस स्टेशन, तहसील, जिला, कमिश्नरेट और स्टेट लेवल पर नोटिफाइड कर सकेंगे। जैसे जैसे थाने क्लियर करते जाएंगे हम इसको मान्यवर आगे बढ़ाते। और हमने अब तक ICGS के माध्यम से मान्यवर ढेर सारे पुलिस स्टेशन 97% पुलिस स्टेशनों को कंप्यूटराइज करने का काम समाप्त कर दिया है। अदालतों का भी आधुनिकीकरण हो रहा है और ICGS के माध्यम से फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, थाना, गृह विभाग, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ऑफिस, जेल और कोर्ट, ये सबको एक ही सॉफ्टवेयर के तहत ऑनलाइन करने का काम भी लगभग देश में समाप्त होने के कगार पर है। और इसके माध्यम से ढेर सारी देरी से हमारे जो न्याय मांगने के लिए जाने वाले नागरिक हैं उनको राहत मिलेगी और न्याय जल्दी से मिलेगा। मान्यवर इसके साथ हमने स्मार्टफोन, लैपटॉप, मैसेजेस, वेबसाइट और लोकेशनल साक्ष्य को सबूत की परिभाषा में शामिल किया है। आरोपियों, विशेषज्ञों, पीड़ितों इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोर्ट के सामने उपस्थित होने की अनुमति दी है और इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को स्वीकृतता को इसकी एनफोर्समेंट करने के लिए भी पूरी प्रक्रिया को हमने कानून के अंदर जगह दे दी है। और इसके माध्यम से FSL यूनिवर्सिटी उचित समय पर इसमें जो नई तकनीक आती जाएगी इसको भी समाहित करने का सुझाव समय समय पर देती जाएगी, इसको हम समाहित करेंगे। मान्यवर चर्चा में कुछ सदस्यों ने अलग अलग प्रकार के सवाल उठाए। एक तो पहले ही मैंने जवाब दिया, आतंकवादी कृत्य के लिए UAPA अगर उपलब्ध है तो फिर इसमें आतंकवादी कृत्य का समाहित करने का क्या तर्क है। मान्यवर एक आतंकवादी कृत्य के लिए एक ही जगह गुना रजिस्टर होगा, करने वालों को डरने की जरूरत नहीं है, दो कानून अप्लाई नहीं होंगे। मगर कई जगह पे आतंकवादी कृत्य होने के बाद UAPA लगाते नहीं है और CRPC में आज तक आतंकवाद की व्याख्या ही नहीं थी और बचकर निकल जाते थे। उनके बचने के सारे रास्ते इस कानून के माध्यम से हमने बंद कर दिए और मुझे मालूम नहीं पड़ता इसमें आपत्ति क्या है। आपत्ति सिर्फ संसद में रखनी नहीं चाहिए, इसके आशय भी बताने चाहिए। ये आपत्ति दर्ज कर हम किसको बचाना चाहते हैं। मान्यवर BNS के 69 के खंड में पहचान छिपाने का दुरुपयोग किया जा सकता है, ऐसा एक आशंका व्यक्त किया। मैं इसके लिए कहा कि उन महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई है जो शादी के झूठे वादों की वजह से व्यक्ति की पहचान छिपाना चाहते हैं। इसमें और कोई बच नहीं पाएगा, मैं सदन को आश्वस्त करना। मान्यवर एक आया कि दया की याचिका मामले में थर्ड पार्टी को अधिकार देना चाहिए। मैं बिल्कुल खिलाफ। अगर जिस व्यक्ति ने गुनाह किया है उसको अपने गुनाह का एहसास ही नहीं है, पछतावा ही नहीं है, तो दया शब्द पर इसका कोई अधिकार नहीं है। जिसको गुनाह कर अगर पछतावा नहीं होता है उसको दया का कोई अधिकार नहीं है। दया का अधिकार उसी का बनता है जो बाद में बोली हरसिमरत बहन, मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं। दया का अधिकार उसी को बनता है जो अपने कृत्य को से पछतावा करता है। कोई व्यक्ति आतंकवादी कृत्य करेगा और जेल में जाएगा और फिर कहेगा कि मैं तो नहीं मांगता, मेरी मन स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, मैंने कृत्य किया और इस पर दया की जाए, मैं सहमत नहीं हूं साहब, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक BNSS के खंड 479 में विचाराधीन कैदियों के संदर्भ में कहा गया, मगर उसमें तो हम बहुत प्रगतिशील प्रोविजन लेकर आए, उल्टा जल्दी छूट जाएंगे वो, क्योंकि 21 सजा होते ही उनको
जमानत देने का हमने प्रोविजन किया है, जो पहले कानून में नहीं था। और उसके पहले कोर्ट तो दे ही सकती है जमानत। दूसरा है वीडियोग्राफी के प्रयोजन केवल तलाशी तक क्यों है, गिरफ्तारी और पुलिस बयान दर्ज करने के। भाई हम सबको मालूम है पुलिस का बयान वो आरोपी के खिलाफ कभी उपयोग नहीं किया जा सकता। वो 161 का बयान होता था, कोर्ट में दिया हुआ बयान ही आरोपी के खिलाफ लिया जाता है, इसलिए इसमें पुलिस के बयान को नहीं रखा है। डिस्चार्ज एप्लीकेशन करने के लिए अलग अलग समय सीमा उचित नहीं है, ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। खंड 250 और 262 अलग अलग प्रकार के ट्रायल के लिए ओएसीडी सेशन कोर्ट में ट्रायल केस के मजिस्ट्रेट द्वारा सेशन कोर्ट में कमिट होने के बाद जो शुरू होता है, इसके लिए खंड 250 है, और मजिस्ट्रेट के द्वारा जो ट्रायल होता है इसके लिए खंड 262 है। तो दो अलग अलग ही है। एक माननीय सदस्य ओवैसी जी ने कहा था क्लॉज 187 में हिरासत की अवधि को पूरे डिटेंशन पीरियड तक बढ़ाया गया है, जो यूएपीए से अधिक सख्त है। थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। टोटल कस्टडी 15 डेज की ही होगी, मगर पहले 7 दिन पुलिस पूछताछ करती है, कोई अस्पताल में जाकर जमा हो गया तो 15 दिन समाप्त हो जाए। हमने ये प्रोविजन किया है कि 7 दिन की कस्टडी हो गई, आप अस्पताल में कर ले, कोई बात नहीं, अच्छा हो जाओ। अच्छा होने के बाद वो 8 दिन के लिए तो फिर आना ही पड़ेगा। तो टोटल कस्टडी को तो हमने 15 दिन का ही रखा है, और मीनवाइल कोर्ट जमानत भी दे सकती है, प्रोविजन को भी हमने रखा है। तो इसकी जमानत पर भी असर नहीं होगी और तो कुल दिन भी नहीं बदलेगी। डी के बासु मामले में दिए गए निर्देशों को शामिल नहीं किया है। हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में खंड 37 में बदलाव ही कर दिया है, और हर जिले और हर थाने में एक अधिकारी को हमने नामित किया है, जिससे कस्टडी का ब्यौरा देना पड़ेगा। किसी नियंत्रण और संतुलन के बिना पुलिस की शक्तियों को बढ़ा रहे, ऐसा नहीं है। मैंने आगे बताया है कि कई जगह पे पुलिस की शक्तियों को कर्टेल भी किया गया है, कई जगह पे उस पर वॉच रखने की भी व्यवस्था मान्यवर हमने की है। इसके साथ साथ मॉब लिंचिंग के लिए भी कहा गया है, मगर इसमें सब प्रकार के गुनाह को 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर अगर किसी की हत्या या उसको घायल करने का काम करते हैं, उसको हर प्रकार के गुनाह को इसके अंदर शामिल किया जाए। राजद्रोह का तो मैंने जवाब दे ही दिया है मान्यवर। इसके बाद भर्तृहरि मेहताब जी ने 2-3 प्रोविजन किए थे, मगर क्लॉज 152 और संगठित अपराध 111 और ये दोनों को जब बिल फिर से पेश किया गया है, इसमें बदलाव कर ही आपके सुझाव बिल के बदलाव में हमने समाहित किया गया है। और दूसरा उन्होंने कहा फॉल्स और मिसलीडिंग शब्दों का सवाल है उसमें। इसको मैं मानता हूं कि गलत सूचना फैलाने के मामले को भी इसके अंदर समाहित करना चाहिए। उस दृष्टि से हमने इसको समाहित किया है मान्यवर। और एक प्रकार से इसके दुरुपयोग न हो, इसके लिए भी हमने ढेर सारे प्रोविजन और चेक बैलेंस इसके अंदर रखने का प्रयास किया है। हरसिमरत बहन ने पुलिस हिरासत के बारे में कहा, इसका मैंने जवाब दे ही दिया है। पुलिस स्टेट बन जाएगा, कोई पुलिस स्टेट हमारे शासन है तब तक नहीं बनेगा। मैं पूरे सदन को आश्वासन देना चाहता हूं, पुलिस स्टेट से बाहर आने के लिए कानून आए हैं, पुलिस स्टेट बनाने के लिए ये कानून नहीं आए। मान्यवर 2-3 मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट भी ला रहा हूं। तो ये तीनों कानून में द्वितीय शब्द इसलिए दिया गया है कि एक ही प्रकार के नाम के 2 बिल 1 साल के अंदर पेश नहीं हो सकते थे। तो ये टेक्निकल संसदीय
प्रणालिकाओं के कारण करना पड़ा है। और दूसरा मैंने जो कहा कि डॉक्टर को गैर विवेचन हत्या में कम सजा के लिए हमने प्रोविजन किया है, ये तीनों प्रोविजन को भी मैं लेकर आया हूँ। मान्यवर, मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों बिल कानून बनने के बाद आज से 100 साल तक, कम से कम 100 साल तक जितने भी टेक्नोलॉजी आएगी, ये टेक्नोलॉजी को इस कानून के तहत समाहित करने के कानूनी प्रावधान होंगे। मान्यवर, फॉरेंसिक साइंस को इतनी कठोरता के साथ, इतनी दृढ़ता के साथ कानून में जगह देने वाला एकमात्र देश हमारा भारत बनने का है। मान्यवर, जो ब्रिटिश राज की, ब्रिटिश काल की गुलामी के सारे चिन्ह समाप्त कर ये संपूर्ण भारतीय कानून अब बनने जा रहा है। और हमारे संविधान का जो स्पिरिट, है सबके साथ न्याय, और भारतीय अवधारणा दंड और न्याय की है, इसके आधार पर, इसके बेसिस पर ये कानून बनने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों का आशीर्वाद मांगता हूं कि इसमें आप सहमति दीजिए। और मोदी जी का एक और वादा आज इस कानूनों के माध्यम से देश की जनता को दिया हुआ पूरा होने जा रहा है, इसको आपका आशीर्वाद। बोलिए। गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं कि आपने बोला कि पीड़ित से पीड़ित को इस नए कानून से उनको न्याय मिलेगा सर।